देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो डेली क्लासेस आती हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक विज्ञान की। प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा और टाइम बचा नहीं है। टाइम ओनली 5 दिन ही बचे हैं, 5 दिन भी नहीं है संपूर्ण में। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है अपना सीटेट पेपर 2 का और 1 का भी। तो आप सभी डेली जितना भी टाइम बचा है, जो नए आए हुए हैं वो और जो पुराने हैं वो सभी क्लासेस लगा लीजिए, क्योंकि सारे संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं। संपूर्ण हो जाएंगे तब तक पूरे पेपर जितने भी बच्चे वो भी कवर हो जाएंगे। तो डेली लगाइए और इस चैनल को जो नया है लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो आप डेली टाइम बाय टाइम क्लास अटेंड कर सको। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भाग 1 में पेडागोजी थी, भाग 2 में सोशल साइंस है, भाग 3 में हिंदी। और इस प्रकार से भाग 1 की इस प्रकार से होती है। तो हमारे जितने क्वेश्चन होते हैं तो करा दिए जाते हैं। चलो स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। एक स्थल का जो एक सकरा भाग होता है ना, जो दो बड़े स्थलीय मतलब स्थल भाग को जोड़ते हैं तो उसको एक दूसरे को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाएगा हमारा क्या, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। तो देखो ना ही खाड़ी कहा जाएगा ना जल कहा जाएगा, क्योंकि जल को तो जोड़ नहीं रहे हैं, वो जल वाले भागों को तो जोड़ नहीं रहे, ना द्वीप वाले भागों को ना खाड़ी वाले, तो वो जोड़ रहे हैं स्थलीय भागों को। तो हो जाएगा हमारा स्थल संधि, दोनों को जोड़ने पर, है ना। तो संधि बन जाता है, जैसे बोलते नहीं एक देश दूसरे देश से हाथ मिला ले तो उसकी संधि हो गई, इस प्रकार से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो निम्नलिखित में से आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीपों की भी मैंने क्लास ले ली थी, ज्योग्राफी में डली हुई है और हिस्ट्री भी पढ़ा रही थी, जो कि NCERT की बेसिक लेवल का पूरा पढ़ाया जा रहा था। तो उसमें मैंने महाद्वीप की एक क्लास अलग से ली थी, तो उसमें डला है। तो महाद्वीपों में जो आकार जिसका सबसे छोटा है वो है हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ आंसर हमारा राइट है। फिर है उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल क्या है। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। तो देखो उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है हमारा क्या, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से हमारे दूसरा आंसर राइट है, ये शामिल होते हैं, ठीक है। फिर आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो देखते हैं आगमनात्मक किस अधिगम किस विधा का विरोधाभासी है। तो संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण। तो ये विरोधाभासी है जो वो है व्याख्यात्मक शिक्षण का, ना संरचनात्मक का, ना अनुकरण, ना निपुणात्मक का। तो ये विरोधाभासी हमारा किसका, व्याख्यात्मक शिक्षण का। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है आगे, दिए गए कथनों A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कथनों A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है और यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो हमारा ये राइट हो जाएगा और V गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, तो इस अनुसार हमारा सही है फोर्थ की, ये सत्य है, P असत्य है। आगे बढ़ते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े और आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग कर एकत्रित आंकड़े और इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो हमारा राइट है इसका कि अनुभवजन्य साक्ष्य किसका, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित
आंकड़े। तो राइट आंसर है हमारा 4। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें। तो इसका राइट आंसर है हमारा भौतिक विशेषताओं के मॉडल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया किस शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो देखते हैं किस शिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त हैं मॉडल एवं प्रतिक्रिया। तो अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो यह है सबसे उपयुक्त है भूगोल। भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है मॉडल एवं प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? जो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह लगता है, यानी प्रकार का स्रोत क्या है? तो देखते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक और तृतीयक स्रोत दोनों। तो राइट आंसर है हमारा कि जो मौसम की जानकारी के लिए संग्रह होता है वो होता है प्राथमिक स्रोत। कौन सा? हमारा प्राथमिक स्रोत, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो विशेष, समावेशी, आधुनिक, अनन्य। तो देखो, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो वो सीखते हैं किसके? समावेशी, यानी सभी इंक्लूड हो तो सभी के साथ सीखते हैं। अक्षमता वाले विद्यार्थी सबके साथ बैठेंगे तो एक दूसरे से जैसे हम बोलते हैं तो उन्हें अच्छे से याद होगा, क्योंकि अक्षमता यानी उनको नहीं आता वो चीज़, तो वो सभी विद्यार्थियों के बीच में बैठेंगे तभी उनको अच्छे से याद होएगा। तो समावेशी शिक्षा आ जाएगा इसका राइट आंसर दूसरा। फिर निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? जो निम्नलिखित ये सिद्धांत है पूरा किसने दिया है? तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो डी पार्सल, जे एसवेल, जे प्याजे, सी एल ओगंडेन। तो राइट आंसर है हमारा योजना गतिविधियों की को समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये सिद्धांत दिया हमारे जे प्याजे ने। किसने? जे प्याजे ने दिया ये सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? देखते हैं कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें और छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो देखो, कक्षा में जो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। जैसे कि सहकारी शिक्षा है, ये हमारी सरकारी शिक्षा है जो उसको बढ़ावा देना है, तो ना व्यक्तिगत परियोजनाएं देंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको व्यक्तिगत परियोजनाएं थोड़ी देंगे बड़ी बड़ी। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, नहीं, काम थोड़ी उनको देना है, ये भी तो है, काम नहीं देना है, कक्षा की बात चल रही है। फिर परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। देखो, वो स्कूल की बात है तो स्कूल के हिसाब से देखें तो वो आपस में चर्चा करेंगे और आपस में बहस, यानी एक दूसरे से बात करेंगे, रखेंगे अपनी बातें, तो उनको उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा सरकारी शिक्षा के लिए, यानी सहकारी शिक्षा के लिए। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और फिर आपके अनुसार क्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन 4 आंसर है हमारे अनुसार, पर आप बताइएगा ज़रूर। एक आत्मनिर्देशित, अगर आपको लग रहा कि वो नहीं है तो, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं क्या? तो जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, आलोचनात्मक सोच, अमूर्त सोच। तो देखो, जो आत्मनिर्देशित और आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, तो उससे कहा जाता है क्या? हमारी आलोचनात्मक सोच। तो हमारा इसका 4 आंसर राइट है। फिर है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से
प्राप्त किए गए हैं। जो अजंता गुफा में चित्रों में इस्तेमाल किया गया रंग था ना, वो किस सामग्री से प्राप्त किया गया था? तो ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट और पशु के अवशेषों। तो राइट आंसर है कि वो रंग प्राप्त किया गया था सामग्री किससे? पौधे एवं खनिज से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। फिर सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? तो पत्थरों, कागजों, लकड़ी, ताड़ पत्रों। तो देखो मैं बताऊँ आपको कि आपको लगेगा कि मतलब हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी बेसिक पढ़ाते हैं, और कोई भी इस जैसे पूरी पढ़ाते हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी, या फिर ज्योग्राफी एनसीईआरटी, या फिर राजनीति, कोई भी मानो, तो उसमें से देखो ये क्वेश्चन मैंने ये सभी इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको देखो सबसे पुरानी पांडुलिपियों के बारे में इतनी बार जिक्र हुआ कि वैसे भी आप तो आंसर लगा ले जाओगे। इसलिए आप बेसिक पढ़ना जरूर तैयारी रखिए। जैसे अगली बार पेपर जिसको देना, या इस बार दे रहे या किसी ने नहीं पढ़ पाया, नहीं निकल पाया, तो अगली बार ज़रूर आप अपनी पहले से तैयारी कर दीजिएगा और उसके बेसिक पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, तो आपका जरूर निकल जाएगा। और अभी मेरी कामना ही है कि अभी ही पहली बात तो निकल जाए। जिसने फार्म डाला अच्छे से पढ़ाई करी है तो निकल जाओ, जिसने नहीं करी अभी भी मौका है, वो दिन भर पढ़ाई कर ले तो आराम से निकल जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा ताड़पत्रों। ताड़पत्रों पर लिखी गई थी पांडुलिपियाँ। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मानव इतिहासकार में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो राइट है हमारा कौन सा? लंबी अवधि है कौन? पुरापाषाण काल सबसे लंबी अवधि मानी जाती है इतिहास में, मानव इतिहास में पुरापाषाण काल। और दोस्तों एक एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ना है, फिर उसके कथनों के अनुसार आंसर देना है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोनल, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही राइट है, पहला एवं दूसरा दोनों ही सत्य हैं। तो हमारा इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो देखते हैं कौन से राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले। तो हरियाणा राज्य, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। तो देखो भारत के उस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले, वो राज्य है कौन सा? हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में मिले हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर है आगे, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो पाली, संस्कृत, प्राकृतिक और ब्राही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ऋग्वेद जो मूल रूप में लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो प्रसेनजित, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महावीर। तो उनके पहले शासक थे वो थे हमारे बिम्बिसार। कौन थे? यानी बिम्बिसार, यानी दूसरा आंसर हमारा राइट है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं है, देखना है नहीं, नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो धम्म, संघ, बुद्ध ये हैं, और नहीं है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से वो है कौन सा? अहिंसा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? अहिंसा। और दोस्तों आप अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको पढ़ना है, और उसको भी जैसे कि पढ़ना है तो प्लीज़ उनको कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जिससे सभी लगाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है इसका, विधानसभा के सदस्य करते हैं।
फिर है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, राष्ट्र संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था संसदीय और संघीय प्रणाली। किसको? संसदीय एवं संघीय प्रणाली को। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है आगे, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 84, 47 और 74, 48। तो आरक्षित क्षेत्र हैं जो वो है हमारे 84। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 84 हमारा राइट आंसर है पहला। और आपके अनुसार लगे नहीं तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो उस बुक में वैसे नहीं दिए रहते हैं और बदल जाते हैं, तो उसके अनुसार आप जरूर कमेंट करिएगा। आपको अगर लगता है वो नहीं है तो ठीक है, सभी को पता चल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये किया जाता है उल्लंघन समानता का अधिकार, यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। फिर राइट आंसर हमारा फोर्थ है इसका। फिर है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो जो निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भारत के संविधान के अनुसार? तो वो है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि पहले था फिर वो हट गया था, है ना। तो अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर और शारीरिक विकलांगता के आधार पर। तो अस्पृश्यता है वो जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है ना। छुआछूत का मतलब जाति में, अब वो जाति में और समाज में ही होता है कि छुआछूत ना कोई करे किसी से, इसलिए जाति के आधार पर दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं हमारे कौन? राज्यपाल। ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना मुख्य न्यायाधीश, तो हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो हमारा इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। ठीक है। फिर राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? हमारे राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन? हमारे राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार तीसरा हो जाएगा। फिर है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, सांसद, संसद और विधायक मंत्रियों की परिषद। तो देखो, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है कौन? सांसद। ना मुख्यमंत्री, ना सांसद और विधायक, ना मंत्रियों की परिषद। तो मुख्यमंत्री का चुनाव करता है हमारा कौन? प्रधानमंत्री का चुनाव करता है सांसद। मुख्यमंत्री का तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल नहीं करता है वो, राज्यपाल करता है। मैं सोच रही थी और पाल तो नहीं है कोई, पाल इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव करता है कौन? मुख्यमंत्री का तो राज्यपाल ही करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव करता है कौन? सांसद। ऐसे पढ़ने से और कन्फ्यूजन पैदा होती है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो गृह मंत्री। देखो,
ये 60वां क्वेश्चन है जो हमारा आज का क्वेश्चन अंतिम है, और अगली क्लास कल आएगी। ये क्वेश्चन करा रहे अभी फिलहाल, तो ये 60वां ही आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। क्योंकि मेरा सर ज़्यादा दुख रहा है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए आप पहले इतने ही जितनी क्लासेस डालनी वो तो पूरी देखिए, आगे का मत सोचिए, वो भी हो जाएंगी आपके पेपर तक, सारी क्लासेस आएंगी, इसलिए आप ये सभी लगाइए पहले। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। और तो दोस्तों, जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। चलो, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।